नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज हम बातचीत करेंगे ब्लू चिप फंड्स के बारे में। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप मैंने क्यों सोचा? मैंने इसलिए सोचा कि मिड कैप में अनइंटरप्टेड अनस्टॉपेबल रैली चल रही है, तो क्या बड़े वाले स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनती है? बहुत सारे स्टॉक हैं, तो फंड के जरिए इसमें निवेश किया जा सकता है और वेल्थ क्रिएशन का एक मौका मिल सकता है। तो इसीलिए हमने आज इन्वाइट किया अनीश तवाकले जी को, जो इस फंड को मैनेज करते हैं, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड को। उनसे समझेंगे कि इस फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केट में उनका इस समय अप्रोच क्या है और आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और जैसा हम लोग आजकल देख रहे हैं कि मिड कैप रुक नहीं रहे हैं और बड़े वाले स्टॉक चल नहीं रहे हैं, मतलब दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में बना ली है। तो आप लोगों को तो इस समय बड़ी दुविधा होती होगी कि बड़े वाले स्टॉक बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं। देखिए, दुविधा तो हम तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसे। हमारा ये विचार है कि इस वक्त मार्केट में लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव है बजाय इसके कि स्मॉल और मिड कैप। एक तो वैल्यू जैसे आपने कहा चले नहीं है, दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक आउटलुक अच्छी है तो लार्ज कैप कंपनीज शुड डू वेल। और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लार्ज कैप कंपनीज आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर कंपनीज। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट लीडर है वो किसी वजह से मार्केट लीडर बना है, राइट। और मार्केट लीडरशिप इसलिए है क्योंकि उनकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ अंदरूनी स्ट्रेंथ है। और ये कंपनीज जब मार्केट इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ये कंपनीज विल आल्सो डू वेल। तो अगर हमारे हिसाब से तो इट्स अ गुड टाइम फॉर विद इन इक्विटीज लार्ज कैप काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल, मौका तो हमेशा तलाशना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अनीश जी की क्या जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी हम देखें तो मार्केट का वैल्यूएशन और बड़े स्टॉक्स का वैल्यूएशन इस कंफर्टेबल पे आ गया है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे आईटी के जो बड़े दिग्गज शेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं आई। आप ये कह सकते हैं कि टाइम करेक्शन बहुत ले रहे हैं वो, या जो टॉप रैंक बैंक्स हैं उनमें भी टाइम करेक्शन है, वही प्राइस करेक्शन नहीं आया है। निफ्टी भी आप देखें तो 21-22 के मल्टीपल पे है। लेकिन मिड कैप की तरफ जाएंगे तो वहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि 22 का निफ्टी कंफर्टेबल है? देखिए, मैं ना मार्केट को वैल्यूएशन को 3 तरह से देखता हूं। या तो कभी बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत सस्ता है मार्केट, कभी मार्केट बहुत महंगा है, और या फिर न्यूट्रल जोन में है। इस वक्त मेरे हिसाब से मार्केट न्यूट्रल जोन में है। अब न्यूट्रल जोन में है तब कैसे सोचते हैं मार्केट के बारे में कि मतलब मल्टीपल्स ठीक हैं। कोई बोल सकता है 5% ज्यादा है, कोई बोल सकता है 5% कम है। इस पे बहस करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। पॉइंट यह है कि इकोनॉमी कैसा करेगी और अर्निंग्स कैसी आएंगी। तो जब मार्केट न्यूट्रल जोन में आता है तो मल्टीपल्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अर्निंग्स फोरकास्ट पे ज्यादा फोकस। तो मेरा ये विचार है कि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो अर्निंग्स ग्रोथ ठीक होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ हेल्दी होगी तो मल्टीपल्स 2-4% इधर उधर हो जाए, मतलब 2-4% इधर उधर हो जाए तो उससे इतना नुकसान नहीं होता है। तो अभी मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज के इकोनॉमी पे क्या व्यू है और अर्निंग्स पे क्या व्यू। ये मैं नहीं कह रहा कि मार्केट इतना सस्ता है कि इकोनॉमी कैसा भी करे पैसा बन जाएगा, राइट। वो तो जब मार्केट बहुत सस्ता होता है तब वो होता है, वो नहीं है। बट अगर इकोनॉमी करेगी ठीक तो रिटर्न शुड भी ठीक ठाक आ जाएगी। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए अनीश जी कि इस समय हम लोग जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि बड़े स्टॉक्स पे उनका असर भी आता है, उनका एक्सपोजर भी होता है, तो जैसे एक बहुत बड़ा डिफरेंट सा सेटअप है इस समय यूएस में। और यूएस चूँकि मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है। अब आप देखिए वहाँ पे बॉन्ड मार्केट कुछ और इशारे कर रहा है, बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ रही है, वहाँ की इकॉनमी बड़ी रोबस्ट है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इवन वहाँ का मार्केट इस चीज़ को बहुत नोटिस नहीं ले रहा है। क्या इंडियन मार्केट को जब हम इसको रेप्लिकेट करें तो हमारी भी करेंसी जो है थोड़ा सा $83 पे पहुँच, $83 पर डॉलर पे हो गई है, और यूएस में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो क्या इसका एक बिग पिक्चर के तौर पे इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा? देखिए, मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकती है यूएस में क्या होता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त डोमेस्टिक इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में मेरे ख्याल से अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल, पर्टिकुलरली होम बिल्डिंग साइकिल, राइट, जो मकान बनाने का वो है,
वो चलता रहे तो उससे डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। अगर थोड़ा बहुत उस अर्निंग्स विल लार्जली, मतलब अर्निंग्स डोमेस्टिक इकोनॉमी के आउटलुक पे ज्यादा डिपेंड करती है बजाय इसके कि यूएस में क्या होता है। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि यूएस मार्केट ऊपर है तो इंडियन भी ऊपर हो जाए, बट वो टेम्पररी रहेगा। लॉन्गर टर्म में अभी यहां से अगर हम 2-3 साल बाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट ये होगा कि इंडिया में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो कैसे चलती है, होम बिल्डिंग साइकिल है वो कैसे चलती है। ओके, तो अब आते हैं फंड के बारे में। तो आपका इस समय क्या अप्रोच है मार्केट को अपने फंड के कॉन्टेक्स्ट में, और कहाँ पे आप अभी भी बहुत बुलिश हैं या कहाँ पे आपको लगता है कि चर्न करना चाहिए? नहीं, तो जैसे अभी अगर आप हमारे फंड में देखेंगे तो जो मैं पब्लिश्ड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, हमारा पोर्टफोलियो पब्लिश होता है, मैं उसके आगे की बात नहीं करता। तो उसमें हमारे डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जिसे कहते हैं, जैसे सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स और कैपिटल गुड्स, इन कंपनीज में काफी वेट है। बिकॉज हमारा ये व्यू है कि अगर इंडियन इकोनॉमी अभी पिकअप कर रही है, रिकवर कर रही है, और ये अभी 2-3 साल तो चलना चाहिए, तो इसमें ये जो सिक्लिकल सेक्टर जिसे कहते हैं, डिस्क्रिशनरी या सिक्लिकल सेक्टर, जब इनकम्स बढ़ती हैं तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, जब इनकम्स मकान बनने की साइकिल हो रही है तो उससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उससे सीमेंट इज डूइंग वेल, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, सिमिलरली इंश्योरेंस इज डूइंग वेल। तो इस वक्त हमारा फोकस थोड़ा डोमेस्टिक सिक्लिकल साइड पे। ओके, तो ये बताइए फिर क्या बैंकिंग और फाइनेंस में आप अंडरवेट हैं अभी? सो बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2-3 अलग हिस्से हैं। एक तो बैंकिंग में अंडरवेट है, बट इंश्योरेंस में ओवरवेट है। बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन काफी इंटेंस है, डिपॉजिट कंपटीशन काफी इंटेंस है, और सेक्टर काफी अच्छा कर चुका है, क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी लो है, तो यहां से मुझे इतना उसमें बैंकिंग सेक्टर में अपसाइड कम दिख रही है। तो अनिल जी, मुझे एक चीज समझाइए, अगर आप सीमेंट पे, कैपिटल गुड्स में, इंडस्ट्रियल में बुलिश हैं, जिसकी ग्रोथ इस बात पे तय होगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी नॉर्मलाइज रहती है और उनके लिए आगे ग्रोथ कैपिटल कितनी मिलती है, एट द सेम टाइम आप बैंकिंग पे उतना बुलिश नहीं है, इंश्योरेंस का बैंकिंग में, सो बैंकिंग का ओवरऑल डिमांड आउटलुक आप ठीक कह रहे हैं, जैसे और सेक्टर्स की अच्छी है और बैंकिंग सेक्टर की भी अच्छी है, बट बैंकिंग सेक्टर में इंटरनल कंपटीशन इस वक्त डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, डिमांड आउटलुक क्या है और अंदर कंपेटिटिव इंटेंसिटी क्या है। तो माय व्यू इज कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी इन द बैंकिंग सेक्टर इज वेरी हाई। सर 3, 4, 5 ही तो लार्जेस्ट बैंक है हमारे यहाँ, जो क्या उनके अंदर अब ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ रही है कि एनआईएम बचाना मुश्किल होगा? नहीं, काफी बैंक्स है ना, आई मीन ओवरऑल सेक्टर में तो आप सिर्फ लार्ज 4 प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, पब्लिक सेक्टर भी है, फिर थोड़े मिड साइज बैंक्स भी हैं। आप देख लीजिए डिपॉजिट रेट्स कितनी उससे बढ़ रहे हैं, और बैंक्स कितनी ज्यादा ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो उससे कॉस्ट आती हैं। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंपटीशन, कि बैंक्स डिपॉजिट्स के लिए बहुत आपस में compete कर रहे हैं, और उस चक्कर में डिपॉजिट रेट भी बढ़ा रहे हैं, और ये ब्रांचेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी, डिपॉजिट्स ग्रो करेंगे और लोन्स भी ग्रो करेंगे, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्प्रेड्स में काफी कंपटीशन। तो अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये बात सही है कि बहुत सारे कैपेक्स हो रहे हैं, बहुत ब्रांचेस, ऑपेक्स खूब बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। वैसी परिस्थिति में फिर जो जिस सेक्टर को पैसे चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ जो भी 16.5% की है, वो कैसे मेंटेन होगी? तो बैंक तो पास थ्रू करते हैं ना, डिपॉजिट रेट है और लेंडिंग रेट है, नहीं, और तो अपना क्या उतनी डिमांड होगी? हाँ, उतनी डिमांड होगी कि आप हायर रेट पे भी लें? इकोनॉमी रिकवर करेगी, अगर लोग मकान बनाएंगे तो लोन लेंगे उसके लिए, तो डिमांड तो होगी, हाँ, राइट, बट उसके लिए डिपॉजिट्स का तो कंपटीशन, जो बैंकिंग का वॉल्यूम एक चीज होती है कि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ कितनी है, और स्प्रेड अलग चीज होती है। ओके, इंटरेस्टिंग। दूसरा एक सेक्टर आपने जिक्र किया ऑटो का। हाँ, ऑटो में सर आजकल एक बड़ा डिसेप्शन चल रहा है, ईवी लोग बहुत करते रहते हैं, आप लोग कैसे इसको डील कर रहे हैं? देखिए, ईवी होगा, और ईवी लॉन्गर टर्म में जरूर स्टोरी है,
बट उससे पहले जो अभी स्टोरी है मेरे ख्याल से वो ये है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो अभी इकोनॉमिक साइकिल में जो रिकवरी आनी चाहिए उससे कार्स और टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो अभी तो पहले 3-4 साल तो आईसी इंटरनल कम्बशन इंजन ही मेन थ्रस्ट रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत ईवी ग्रेजुअली शेयर गेन करेगा और वो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज ईवी में ज्यादा अच्छा कर रही है, उसको भी वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। बट ओवरऑल सेक्टर में इस वक्त आईसी इंजन्स विल आल्सो डू वेल, आईसी इंजन्स भी अच्छा करेंगे। आईसी मतलब एक सिक्लिकल है, तो अगले 2-3-4 साल का जो विजन होगा उसमें ये करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो सर किसको प्रायोरिटी देते हैं, ग्रोथ को या वैल्यू को? तो मेरा एक्चुअली बारबेल अप्रोच है। हाँ। कहते हैं बारबेल अप्रोच। मतलब या तो मैं जब स्टॉक्स देखता हूं तो या तो देखता हूं कि भाई ये ग्रोथ एंड क्वालिटी बकेट में आते हैं, हाँ। या वो वैल्यू बकेट में आते हैं। बीच वाले मैं अवॉइड करता हूं, बीच वाले जिसे कहते हैं गार्प, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। मेरा व्यू है कि अगर, क्योंकि इफ आई एम पेइंग, अगर मैं महंगा स्टॉक खरीद रहा हूं तो आई वांट टू बाय द मार्केट लीडर। फिर मैं नंबर 5 प्लेयर नहीं खरीदना चाहता जो टिपिकली ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस में आता है। फिर मैं पे अप करके मार्केट लीडर ले लूंगा, क्योंकि मुझे उसका पता है कि मार्केट लीडर है तो स्ट्रॉन्गर कंपनी है एंड इट विल ग्रो, इट विल मेंटेन इट्स मार्केट शेयर। या मैं बहुत सस्ता स्टॉक खरीदता हूँ कि ठीक है, पिटा हुआ है अभी, बिजनेस इज इन बैड शेप, बट ये क्या कहते हैं, बिजनेस अभी टेम्पररी प्रॉब्लम्स में है, अभी इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बाद में बीच में ठीक करेगा। ये जो बीच के स्टॉक होते हैं जैसे ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, वो मैं नहीं। बड़ा अच्छा नाम दिया आपने, गार्प को अवॉइड करते हैं, बाप को आप लेते फिर, बाय एट एनी प्राइस, राइट? नॉट एट एनी प्राइस, नॉट एट एनी प्राइस, नॉट एट एनी प्राइस। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कंपनी महंगी है तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, 40 का पीई मल्टीपल हो या 45 का हो, 10% का डिफरेंस है। अगर कंपनी 20% से ग्रो कर रही है ना, तो वो 6 महीने में मेकअप हो जाता है, अगर आपने 10% ज्यादा भी दे दिया। तो जब आप महंगी कंपनी खरीद रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि अर्निंग्स ग्रोथ आएगी या नहीं। अर्निंग्स ग्रोथ पे बहुत हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर अर्निंग्स आउट परफॉर्म करेंगी तो वो डीरेट नहीं होता है। ओके, तो अर्निंग्स पे हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप महंगी कंपनी खरीद रहे हैं। बट आई डिडंट से एट एनी प्राइस। हाँ, किसी भी कीमत पर नहीं खरीदना है, वैल्यू होना चाहिए और ग्रोथ की पोटेंशियल। इफ आई एम बाइंग, अगर मैं महंगी कंपनी खरीद रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू सी कि इट्स अर्निंग्स आर गोइंग टू बी अपग्रेडेड और नॉट। तो जैसे एग्जांपल ले, लाइक अभी 2 महीने पहले या 6-8 महीने पहले जब हमने डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में एक्सपोजर लिया, तब हमें लगा कि इंडियन इकोनॉमी विल डू वेल। तो देयर मे बी सम कंपनीज दैट आर एक्सपेंसिव, जैसे कैपिटल गुड्स सेक्टर में, बट जब इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करेगी तो इनकी अर्निंग्स विल बीट जो मार्केट के एस्टिमेट्स हैं। तो इट्स ओके, वी कैन पे अप फॉर दैट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अनीश जी से पूछेंगे कि उनको कौन से सेक्टर कम पसंद है और कौन से सेक्टर ज्यादा पसंद है। स्वागत है एक बार फिर से, और आज हम बातचीत करें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर अनीश से। और अनीश जी हमसे हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी सेक्टर में आप अगर साइकिल की स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे देखें और क्या चीज़ उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अगर हम अंदाज़ा करें, मतलब सही तो पता नहीं कैसे, आपको हो सकता है आइडिया हो, बैंकिंग सेक्टर या बैंक फाइनेंस पूरा ले लीजिए आप, वो साइकिल के किस मोड़ पर है? राइजिंग मोड पे है अभी, या प्लेटो हो रहा है, या डाउनफॉल शुरू हो गया है? इसमें ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैं कहूंगा कि ग्रोथ तो इकोनॉमी के साथ अच्छी होगी ओवरऑल। अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरा विचार है कि अगले 4-5 साल काफी होम बिल्डिंग एक्टिविटी होगी। होम बिल्डिंग एक्टिविटी होगी तो होम लोन में भी ग्रोथ आएगी, ग्रोथ अच्छी आएगी, बट कंपटीशन भी बहुत हाई है, और दैट विल कीप अ प्रेशर ऑन मार्जिन्स। सो दैट बैंकिंग सेक्टर में मेरा यही व्यू है, तो इट्स स्लाइटली कॉशियस। नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने कि ग्रोथ वाइज, यानी लोन ग्रोथ साइज राइजिंग है लेकिन अर्निंग्स प्लेटो हो रही है, ये ठीक है। अर्निंग्स ग्रोथ में लैग, अर्निंग्स ग्रोथ उतना नहीं बढ़ेगा, फास्ट होगा जितना बढ़ेगा। जैसे हाँ, कि हम लोग जब देखते हैं मार्केट में कि जो रिजल्ट तो बड़ा गजब का आया है लेकिन स्टॉक नहीं चलेगा,
ये वाली सिचुएशन ना बहुत टिपिकल हो जाती है कि नतीजा बहुत अच्छा है लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। अच्छा, एक और सेक्टर है जिसको मैं समझना चाहता हूँ आपके जरिए, आईटी को बिल्कुल एक बीच से लाइन खींच दीजिए आपकी, ऊपर के 7-8 दिग्गज और बाकी नीचे मिड कैप। इस समय दोनों ने एकदम अलग डायरेक्शन ले रखा है, तो इस सेक्टर पर आप लोग का अप्रोच क्या है, कैसे इसको देख रहे हैं, या एकदम अभी छोड़ रखा है इसको? नहीं, छोड़ नहीं रखा है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, छोड़ने की बात नहीं है। हाँ। देखिए, मैं जैसे देखता हूँ ना, ये आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज जिस सेक्टर में इंडियन कंपनीज हैं, अगर आप इसे 20-30 साल की हिस्ट्री देखें ना, तो एक्चुअली ये काफी स्टेबल सेक्टर है ओवरऑल मार्केट, राइट। जब अच्छा साल होता है यूएसए में तो 3% ग्रोथ आती होगी, जब अच्छा साल नहीं होता 3 आती होगी, जब बहुत अच्छा साल होता है तो 5-6 आती है, ऐसे बहुत बड़ी रेंज नहीं होती। अब इंडियन कंपनीज क्यों ज्यादा ग्रो करती थी? क्योंकि इंडियन कंपनीज मार्केट शेयर गेन करती थी, राइट। अब आप हिसाब करके देखिए, तो अगर आपकी 1% मार्केट शेयर और आप 1% मार्केट शेयर गेन करते हैं, आप 1% मार्केट शेयर बढ़ा लेते हैं, तो आप 100% से ग्रो करेंगे मार्केट शेयर की वजह से। मार्केट 5% ग्रो किया तो आप 105% ग्रो करेंगे। बट जब आप बड़े हो जाते हैं जैसे, तो 20% मार्केट शेयर हो गई पूरी इंडियन कंपनीज की मिला के। अब 1% मार्केट शेयर एक तो गेन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप गेन भी करते हैं तो उससे आपके 1/20, 1/20, 5% ही ज्यादा होगी। तो यही स्टोरी है। दूसरा हुआ क्या था कि बीच में यूफोरिया बहुत हो गया था कि भाई जैसे कोविड के बाद एक साल बहुत ज्यादा डिमांड आ रही, अब नॉर्मली है, जो मैं कह रहा था कि 3 से 5 की रेंज में रहती है, वो एक साल बहुत ज्यादा आ रही। अब वो नॉर्मलाइज हो गया है, ऐसा कोई बहुत गड़बड़ नहीं हुई है, सिर्फ वो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल हो गया है, गेटिंग बैक टू नॉर्मल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, एक और सेक्टर आपसे समझना मुझे, आपने कहा कि आप इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हैं, तो इंश्योरेंस में भी 2 हैं, एक लाइफ एक नॉन लाइफ, किस पे ज्यादा बुलिश हैं आप? लाइफ पे। वाई लाइफ पे, क्यों सर? नो, बिकॉज सी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर जब इकोनॉमी रिकवर करती है, आपने ठीक कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर पूरा ग्रो करना चाहिए, राइट। जब इकोनॉमी रिकवर करती है, लोगों के पास सेविंग ज्यादा होगी तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और इंटरमीडिएट फाइनेंशियल बैंक्स, इंश्योरेंस दोनों ग्रो करेंगे। तो मैंने जैसे बोला, आपके साथ मैं एग्री करता हूँ कि बैंक्स में भी ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। इंश्योरेंस में ऐसा कंपेटिटिव बहुत अब नॉर्मली हाई नहीं है कंपटीशन, दैट इज व्हाई आई फील कि इंश्योरेंस इज अ गुड प्लेस। नॉन लाइफ में लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा? नॉन लाइफ में तो लिस्टेड कंपनीज ही कम ही हैं, तो वो इतना बड़ा नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बहुत कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। हाँ, नॉन लाइफ में ऑलरेडी कंपटीशन हाई। ओके, एक और सेक्टर सर, एफएमसीजी बहुत स्लो ग्रोइंग सेक्टर है, और हमने एक स्टडी की कि जब फॉरेन के आप इसी भारतीय कंपनियों के जो पेरेंट फॉरेन में हैं, उनको अगर आप देखें तो 20-25 के मल्टीपल पे अवेलेबल रहते हैं, हमारे यहाँ 60, 70, 80, लेकिन अर्निंग ग्रोथ उनकी कहाँ उतनी आती है? 10, 15, 20 साल में आप देख लीजिए तो वही 5-7-8% की रफ्तार से धीरे धीरे चलते थे, लेकिन हर एक फंड में वो अपनी जगह जरूर बना लेते हैं। आपका क्या? हमारा तो अंडरवेट है। हाँ, पक्का। काफी टाइम से अंडरवेट है। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं एक्चुअली जैसे मैंने बोला, मल्टीपल से ज्यादा प्रॉब्लम अर्निंग्स ग्रोथ। आप जैसे कह रहे थे अर्निंग्स ग्रोथ भी, एंड मेरा ये व्यू है कि इन कंपनीज के मार्जिन बहुत हाई हैं, और इसीलिए उनकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर कंपनीज एडवर्टाइजिंग बढ़ाएं, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करें तो ग्रोथ आएगी, बट उसके लिए फिर मार्जिन कम। मेरे को अर्निंग्स ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस कम है उससे। अर्निंग इंपॉर्टेंट है सर, अर्निंग नहीं आएगी तो फिर काम कैसे यहाँ पे चलेगा? चलिए, एक लास्ट सेक्टर और आपसे समझ लेते हैं जो हाईली सिक्लिकल है, और वो है मेटल्स का। इसमें भी बहुत दिग्गज कंपनियां हैं, और चीन से, जापान से, अमेरिका से बहुत ज़्यादा खबरें आती रहती हैं और ऊपर नीचे होती। इसके साइकिल को अगर हम स्टडी करें, जैसे बैंक में हमने समझाया कि राइजिंग चैनल पे है, अर्निंग्स लैग में है, इस पे कहाँ पे है हम लोग मेटल्स में? सो मेटल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेटल्स बेसिकली अगर आप देखें, इंडिया में वॉल्यूम ग्रोथ तो है, बट प्राइस तो ग्लोबली सेट होता है, और चाइना में डिमांड वीक रहेगी,
वो आई मीन हमारा भी व्यू है कि डिमांड वीक रहेगी, बिकॉज चाइना को जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, मकान बनाने थे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उनको काफी हद तक बन गया। और अगर चाइना में डिमांड वीक रहती है, क्योंकि चाइना ग्लोबल मेटल्स मार्केट का आधा मार्केट चाइना है, तो अगर चाइना में डिमांड कम हो रही है तो ग्लोबली डिमांड फिर वीक ही रहती है। तो मेटल्स पे मैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। कंपनीज महंगी नहीं है, ये मानता हूँ, बट मेटल प्राइसेस पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं, मेटल प्राइसेस। ओके अनिश जी, मुझे बात करके आपसे बहुत मज़ा आया कि आप बहुत सख्त टीचर हैं, बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर लगाते हैं आपके फंड में किसी को क्वालिफाई करने के लिए, और यही इस शो का मकसद भी है कि फंड मैनेजर को समझना है कि वो लोग कैसे इस फंड को चला रहे हैं जिनको पैसे लगाने हैं, और यही ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं, एक शानदार फंड है, ज़बरदस्त ग्रोथ इसने दी है, और अभी आपने सुना अनिश जी को कि मैंने हर सीधे तिरछे आड़े टेढ़े सवाल पूछे, लेकिन सब में उनका एकदम फर्म बिलीव है कि कैसे हमको स्टॉक चुनना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, अर्निंग ग्रोथ चाहिए तो चाहिए। अनिश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस शो को देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इस शो में, इस फंड में निवेश भी ज़रूर करेंगे। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही, धन्यवाद।